हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब के नसीब की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बिरजू की पत्नी ने 5 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे बिरजू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गया। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। बिरजू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी बिरजू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। बिरजू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिनका नाम दिलीप वर्मा था, उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है? दिलीप की बातों को सुनकर बिरजू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, पुत्र? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपती थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो पुत्र दे सकते हो? ऐसा है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। बिरजू थोड़ी देर फिर से दिलीप की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरा ये बेटा हुआ है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। बिरजू ने दिलीप को अपना बेटा दे दिया। दिलीप ने बच्चे को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। दिलीप ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्चे को अपनी गोद में उठाया और नदी के पास खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेटी के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर दिलीप ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से नदी में फेंक दिया। दिलीप एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपनी एकलौती बेटी मेहर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी एक लौती बेटी का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे से होगा? हाँ? दिलीप ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़के को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे बिरजू का बेटा आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और, मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस लड़के को। दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा पानी के बहाव के साथ बह जा रहा था। वहीं नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की मछुआरी कमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रहे उस
बच्चे पर पड़ी, जो बेचारा लगातार रोए जा रहा था। अरे ये किसका बच्चा है? किस निर्दयी ने इस बच्चे को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्चे को लहरों से निकाला। वो बेचारा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटा, मत रो। कमला के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम प्रेम रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। प्रेम अब 21 साल का हो गया था। इस बीच कमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी दिलीप की बेटी भी अब जवान हो गई थी। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रही थी। तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। ओह, तूफान और बारिश और बढ़ती गई और उनकी नाव डूबने लगी। महर पानी के बहाव में कुछ देर तक हाथ पांव मारती रही, फिर थक कर बेहोश हो गई और लहरों के साथ बहने लगी। उधर दूसरी ओर प्रेम उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रहा था। तभी उसे महर पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे ये कौन है? कौन बहता आ रहा है नदी के बहाव के साथ? प्रेम तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गया और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। महर को जब होश आया तो उसने खुद को प्रेम के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? हाँ। तब प्रेम ने महर को वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर महर का दिल प्रेम के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। प्रेम ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महर प्रेम को लेकर अपने घर पहुंची और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़का कौन है? इसका कौल क्या है? खानदान क्या है? तब प्रेम ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुन दिलीप ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उस बिहारी मजदूर के बेटे को मैं कभी अपना घर जमाई स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ दिनों के बाद महर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो दिलीप ने प्रेम को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटा। अपने लिए नहीं, लेकिन मेरी इकलौती बेटी के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरी बेटी के जीवन को खतरे में डाल दोगे? बोलो बेटा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी।
तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपनी बेटी की और तुम्हारी कुंडली देखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ तो। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम उस शहर को छोड़कर वीरगंज नाम के दूसरे शहर में चला गया। कई दिन तक वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और एक दिन वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने रामू नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा हुआ था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? तब प्रेम ने उसे अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर रामू ने कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था तो उसे तुम कैसे बदल सकते हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पत्नी के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटा। प्रेम रामू के साथ रहने लगा। वो उसी के साथ सांपों का खेल दिखाता। यही नहीं, उसने रामू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटा, तुममें गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच दिलीप और मेहर वीरगंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद दिलीप और मेहर एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने मेहर को काट लिया। मेहर दर्द से कर्रा रही थी। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते ही मेहर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दिलीप ने अपनी बेटी की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी उसे किसी ने सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब दिलीप ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है। वहीं पर रामू नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं कि उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें मेहर बिटिया को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी रामू के घर पहुँचे। रामू को उसने सारी बातें बताई। तब रामू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम को देखते ही दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। प्रेम अपने ससुर को पहचान गया। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और उसका लेप मेहर को लगाया और उसकी जान बच गई। जैसे ही मेहर को होश आया
और उसने अपने सामने प्रेम को देखा तो, प्रेम, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर प्रेम ने अपने ससुर की ओर देखा तो दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर प्रेम का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दिलीप ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर मेहर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब प्रेम ने अपनी पत्नी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदी के जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। तनु अपने बड़े पापा और बड़ी माँ और उनकी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उसके बड़े पापा और बड़ी माँ उसे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करते थे। तनु भी सोनिया को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी। तनु और सोनिया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तनु पढ़ने में बहुत होशियार थी, वहीं सोनिया पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो हर साल फेल हो जाती थी। जब देखो नेल पॉलिश लगाते रहती है, मेकअप करते रहती है। अरे लड़की, कभी पढ़ भी लिया कर। अपनी बड़ी बहन को देख, बिल्कुल सीधी साधी रहती है और मेरे काम में हाथ भी बटाती है। उसके बाद भी पढ़ाई में कितनी होशियार है, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। पता नहीं ये नालायक किस पर गई है, हमेशा हमारी बेइज्जती कराते रहती है। मेरा तो मन करता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर इसकी शादी करवा दूं। ऐसा लगता है कि वही आप दोनों की बेटी है और मैं तो जैसे आप दोनों की बेटी ही नहीं हूँ। जब देखो मुझे डांटते ही रहते हो। अरे मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मेरी भी तो कोई इच्छाएं हैं। आप दोनों मेरे बारे में तो कभी भी नहीं सोचते। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। सोनिया हमेशा अपनी बड़ी बहन से जलती रहती थी और हमेशा उसकी चीजें छुपा दिया करती थी। एक बार तनु का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, लेकिन सोनिया उसका सीट नंबर छुपा देती है। हमेशा मुझे इस लड़की की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। अब देखती हूँ ये आज का एग्जाम कैसे देती है। जब ये फेल होगी तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तनु अपने कमरे में आती है और अपना सीट नंबर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सीट नंबर कहीं भी नहीं मिलता। बड़ी माँ, बड़े पापा, क्या आपने मेरा सीट नंबर कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा सीट नंबर कहीं नहीं देखा। बड़ी माँ, मैं अपना सीट नंबर यही बेड पर रख कर गई थी, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है। 9 बजे मेरा एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम में नहीं गई तो मैं फेल हो जाऊंगी बड़ी माँ। तभी वहाँ पर सोनिया आती है। सोनिया, तूने तनु का सीट नंबर उठाया है क्या? अरे मैं क्या आपको चोर नजर आती हूँ? रख कर भूल गई होगी कहीं। उसकी बड़ी माँ टीचर को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। कोई बात नहीं, आप तनु को बोल दीजिए कि वो एग्जाम देने के लिए स्कूल आ जाए। मैं यहाँ स्कूल में उसे सीट नंबर दे दूंगी। खुशी खुशी तनु एग्जाम देने चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है और तनु इस बार भी फर्स्ट आती है। बड़ी माँ, बड़े पापा, ये देखो मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? आई एम प्राउड ऑफ यू डॉटर। तनु की बड़ी माँ तनु को गले से लगा लेती है।
सोनिया, तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट? देखो, हर साल मुझसे बार बार मत पूछा करो कि मेरा क्या रहा रिजल्ट। मैं हमेशा की तरह फेल हो गई हूँ। कितनी बेशरम है ये लड़की, कितनी खुशी से बता रही है अपना रिजल्ट। अरे कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। गुस्से में सोनिया वहाँ से चली जाती है। बड़े पापा, मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना है। आप मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाता हूँ। उसके बाद तनु एक अच्छे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में जाने लगती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और तनु का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो जाता है। वहीं सोनिया अभी स्कूल में ही थी और हर रोज अपने माता पिता से ताने सुनती थी। कॉलेज के बाद तनु अपना एक बहुत ही सुंदर सा बुटीक खोल लेती है और बहुत अच्छे डिजाइनर लहंगे, गाउन और कपड़े सिलती है। काफी दूर दूर से तनु के पास ग्राहक आने लगे थे। तनु बहुत जल्द बहुत फेमस हो जाती है। हमारी तो बस एक ही बिटिया है जो हमारा नाम रोशन करती है। देखो, आज दूर दूर से गांव वाले, यहाँ तक कि शहर वाले भी मेरी बिटिया के पास आते हैं। और एक ये है जो हमेशा हमारा नाम बदनाम करती है। एक दिन तनु के पास मंत्री जी की बीवी आती है। अरे तनु, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लहंगे बनाती हो। ध्यान से सुनो, 1 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी है। क्या तुम 5000 लहंगे डिजाइन कर सकती हो? जी मैडम जी, जरूर कर सकती हूँ। मैं समय से पहले आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। देख ले छोरी, अगर तूने सही से काम नहीं किया और अगर मेरी नाक कट गई तो तुझे ऐसी सजा दूंगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए मैडम जी, आपका काम समय से पहले पूरा हो जाएगा। मंत्री की बीवी उसे एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सोनिया ये सारी बातें सुन लेती है। अरे वाह, मैं तो तुझे बर्बाद करना चाहती थी। मेरे पास यही सही मौका है, अब लूंगी मैं तुझसे बदला। तनु ये बात अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को बताती है। उसके बाद उसके बड़े पापा और बड़ी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। कहाँ है वो नालायक लड़की, उसे भी बताओ। मेरी बेटी आज कितना महान काम करके आई है। बेस्ट विशेस फॉर यू बेटा। तनु और उसके बड़े पापा और बड़ी माँ सोनिया के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सोनिया आराम से लेटकर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी और साथ ही साथ गाने गा रही थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे इतनी सुंदर है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। और इससे ज्यादा तू कर भी क्या सकती है? सारे दिन लेटकर बस फेसबुक और इंस्टाग्राम देखती रहती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तनु पूरी मेहनत करके मंत्री की बीवी के ऑर्डर 2 दिन पहले ही पूरे कर देती है। बड़े पापा, मैंने मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। अब मैं खुशी खुशी कल उन्हें डिलीवर कर दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये ऑर्डर तू कैसे डिलीवर करती है। रात में सोनिया उसके बुटीक पर जाती है और उसके सारे ऑर्डर में आग लगा देती है। अगले दिन तनु अपनी दुकान पर आती है और देखती है कि उसकी दुकान में आग लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके बड़े पापा और बड़ी माँ भी आ जाते हैं। बड़े पापा, मंत्री जी की बीवी अपने ऑर्डर लेने आती ही होंगी। ये क्या हो गया बड़े पापा? अगर उनके ऑर्डर मैंने समय से नहीं दिए तो वो मेरा पूरा करियर बर्बाद कर देंगी बड़े पापा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मंत्री जी की बीवी आ जाती है। लाओ बेटा, मेरा ऑर्डर कहाँ है?
तनु मंत्री जी की बीवी को वो सारी बातें बताती है। ए लड़की, मुझे ये कहानियाँ मत सुनाओ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, कल तक मुझे मेरे ऑर्डर चाहिए, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। इतना कहकर मंत्री की बीवी वहाँ से चली जाती है। सब कुछ खत्म हो गया बड़े पापा। एक दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी वजह से आप सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे बड़े पापा। नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ बड़े पापा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर तनु वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी नदी से एक जल परी प्रकट होती है। कौन हो तुम? यहाँ नदी के बाहर बैठकर तुम रो क्यों रही हो? तुमने हम सबकी नींद डिस्टर्ब कर दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं कहीं और जाती हूँ। सुनो बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तनु जल परी को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटी, लेकिन बेटी तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जल परी अपने जादू से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। बेटी, ये इस नदी का जादुई लहंगा है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये लहंगा तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करेगा। तनु जल परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है। हे जादुई लहंगे, मेरी दुकान को ठीक कर दो। तनु के इतना कहते ही उसकी दुकान पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं मंत्री जी की बीवी के सारे ऑर्डर भी ठीक हो जाते हैं। अगले दिन मंत्री जी की बीवी कुछ लोगों के साथ आती है। ए छोरी, कहाँ है मेरा ऑर्डर? अगर तूने आज मेरा ऑर्डर नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तनु मंत्री जी की बीवी को उनके सारे ऑर्डर दे देती है। मैडम जी ऑर्डर देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे बहुत सारे पैसे देती हैं और साथ ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देती हैं। तनु खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ को वो सारी बातें बताती है। क्या तूने एक दिन में सारे ऑर्डर पूरे कर दिए? अरे तू ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने खुद तेरी दुकान में जाकर आग लगाई थी। मैं तुझे बर्बाद करना चाहती हूँ। उसके बाद भी तूने एक दिन में? क्या वो आग तुमने लगाई थी? हाँ, वो आग मैंने लगाई थी। सोनिया की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जा मेरे घर से। हमने कभी नहीं सोचा था कि तेरे मन में अपनी ही बहन के लिए इतना जहर है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बड़े पापा, ये मेरी छोटी बहन है, इसे माफ कर दीजिए बड़े पापा। सोनिया तनु अपने पिता और अपनी माँ से माफी मांगती है। उसके बाद से सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब बच्चों के सुनहरे अंडे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गरीब बच्चों के सुनहरे अंडे की कहानी। वो लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक अंडे का व्यापार करने वाला रहता था। उसका नाम सुनील था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत धन था, पर वो बहुत घमंडी था। इस वजह से उसके पास काम करने वाले ज्यादा दिन तक टिकते नहीं थे। कोई ना कोई झगड़ा कर वहाँ से निकल जाया करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे।
उससे अकेले ही सारा काम नहीं हो पा रहा था। वो काम करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था, पर कोई भी उसकी सख्त जुबान की वजह से उसके पास नहीं आया करता था। एक दिन उसी गांव में निम्मी और पिंटू नाम के 2 बच्चे भीख मांग रहे थे। माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। माई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। इस तरह भीख मांगते मांगते वो सुनील के दरवाजे पर पहुँचे। बापूजी, दान कीजिए ना, आपके काम में बरकत होगी। हम अनाथ बच्चों पर दया कर दो बापूजी, ऐसे विनती कर रही थी। उसकी बातों से चिढ़ चुका सुनील बोला, छी छी, ना जाने कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। चलो चलो, हाथ पैर तो सलामत है ना तुम्हारे। हमें कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। ओहो, तुम जैसे बच्चे क्या काम कर सकते हो, जाओ यहाँ से। उन दोनों बच्चों ने कहा, हर कोई यही कहता है, पर सहायता करने वाला कोई नहीं। यूँ दुखी होकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुनील ने मन ही मन सोचा, लगता है ये बच्चे मेरे काम आ जाएंगे। 3 समय का भोजन दो, इनको तो तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वो बच्चों को आवाज लगाता है। बच्चे वापस मुड़कर उसके पास आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा और 3 समय का भोजन, तो तुम दोनों यहाँ काम करोगे। इस बात से बच्चे खुश हो गए और मान गए। सुनील ने बच्चों को खाना परोसा। दोनों बच्चे खाना खाकर मुर्गियों के पास चले गए। सुनील ने बच्चों को मुर्गियों को दिखाया। इस जगह की हर रोज सफाई कर इन मुर्गियों के अंडों को चुन कर रखना होगा। यही तुम्हारा हर रोज का काम है। ध्यान रहे, एक भी अंडा ना टूटे। बच्चों ने हामी भरी और टोकरी में भरकर अंडे ले जाने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। वो दोनों हर रोज की तरह काम कर रहे थे। एक दिन गलती से पिंटू के हाथ से अंडों का ट्रे नीचे गिर गया। ये देखकर सुनील ने बहुत गुस्सा किया। तूने ये क्या किया? नुकसान करा दिया मेरा। ऐसा कहकर पिंटू को मारने लगा। नहीं, नहीं, मत मारिए इसे, मत मारिए, आइंदा गलती नहीं होगी। ध्यान रखना आगे से। ऐसा कहकर सुनील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निम्मी पिंटू को चुप कराने लगी। यूं ही दिन बीते। बच्चों की हर छोटी गलती के लिए वो उन्हें खाना नहीं देता था। बच्चे भूख से तिलमिलाया करते थे। कुछ दिनों के बीतने के बाद सुनील ने कहा, अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें गली गली घूमकर अंडे बेचने होंगे, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। ऐसा कहकर बच्चों को धमकाने लगा। उस पर निम्मी ने कहा, ठीक है अंकल जी, हम अंडे बेचेंगे। ऐसा कहकर गली गली घूमकर वो दोनों अंडे बेचने लगे। अंडे ले लो अंडे, मुर्गी के अंडे, ताजा ताजा अंडे, सेहत के लिए बहुत लाभकारी। अंडे ले लो अंडे। अंडे बेचकर कमाए हुए पैसे वो दोनों सुनील को दे देते थे। ऐसे में कभी अच्छी बिक्री होती तो कभी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से सुनील उन्हें बहुत डांटा और मारा करता था।
तुम दोनों ठीक से व्यापार करना नहीं जानते, इसलिए कभी कम तो कभी ज्यादा पैसे आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। इस तरह उन्हें धमकाया करता। उसकी धमकी को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम भीख मांगकर जी सकते हैं, पर यहाँ पर इतने दुखी नहीं रह सकते। मेरी बात मानो दीदी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम नहीं जा सकते पिंटू, चाहे जैसा भी हो। हमें 3 समय का भोजन मिलता है। सेहत खराब हो जाए तो सुनील जी हमारा इलाज कराएंगे। बाहर रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सुख हो या दुख, हम यहीं रहेंगे। ऐसा कहकर दुखी हो रहे थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह अंडे बेचने निकले मिम्मी और पिंटू के अंडे नहीं बिकते। वो दोनों उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। उन दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। वहाँ से गुजर रहे एक जादूगर की नजर उन दोनों बच्चों पर पड़ी। बच्चों ने भी उसे देखा। जादूगर जी, क्या आपको भी हमारी तरह भूख लगी है? ऐसे मिम्मी के पूछने पर जादूगर हंस पड़ा। इसका मतलब तुम्हें भूख लगी है। ऐसा कहकर वो जादूगर अपने जादू से वहाँ खाना प्रकट करता है। बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने घपाघप खाना खा लिया। बच्चों को देखकर वो जादूगर सब समझ गया और उसने कहा, तुम दोनों कौन हो और ये व्यापार कैसा? कहाँ से आए हो? जादूगर के पूछने पर दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा, हमारा कोई नहीं। भीख मांगते मांगते एक आदमी ने हमें काम दिया, पर वो हमें खाना नहीं देता है, बहुत काम करवाता है। हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसा कहकर मिम्मी ने उस जादूगर को बीती सारी बातें बताई। तब जादूगर ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जाकर उसे कह दो कि तुम दोनों काम नहीं करोगे और मेरे पास लौट आओ। हम काम छोड़ देंगे तो हमें खाना कौन देगा? आप दोगे? ऐसे बच्चों ने पूछा। तुम दोनों को उससे भी बेहतर मिलेगा। जो मैं कहता हूँ वो करो। जादूगर के ऐसा कहने पर दोनों सुनील के पास गए और उससे कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, आपके पास काम नहीं करेंगे। बच्चों ने जब कहा, सुनील को बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों जाओगे तो कैसे चलेगा? उसी गुस्से के चलते सुनील ने उन दोनों को बहुत जोर से डांटा। दोनों वापस उस जादूगर के पास आए। वो हमें बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमें बहुत डांटा। हम दोनों किसी तरह छोड़कर आ गए। बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर उस जादूगर ने एक मुर्गी को वहाँ प्रकट किया और कहा कि अपने साथ ले जाएं। उन दोनों ने हाँ कहा। वो दोनों उस मुर्गी की वहीं पर देखभाल करने लगे। अगली सुबह जब उठकर देखा तो मुर्गी बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसने एक सोने का अंडा दिया, जिसे देखकर मिम्मी और पिंटू चौंक गए। तब मिम्मी ने कहा, पिंटू, अब मुझे समझ में आया। उस जादूगर ने हमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी है। अब हम बहुत पैसे कमा सकते हैं।
ऐसे पिंटू को बताकर मन ही मन उसने उस जादूगर का शुक्रिया अदा किया। उन दोनों ने सोने का अंडा बेचा और बहुत अमीर बन गए। इस तरह वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दिया करती। उस अंडे को बेचकर उन पैसों से वो दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करते और गरीब लोगों की मदद किया करते। ये हर दिन चलने लगा। इस तरह उनके दुखों का खात्मा हो गया और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।